बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सनी। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ ले लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों का हल्फ लेना आईनी हक है, रुकावट अफसोसनाक है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ ले लिया है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी इस सिलसिले में दायर की जाएगी। देखते हैं क्या होता है। इरेलीवेंट हैं ये जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें ये वाक़यात जो हैं ये इरेलीवेंट हैं और ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये इरेलीवेंट हो गया। और आने वाले दिनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेनेट की सीटें आ जाएंगी, आज़ाद होंगे, किस पार्टी के होंगे, मुझे किस पार्टी के नहीं होंगे, क्या होगा, किस इसके ऊपर वक्त जो है अपना ज़ाया करने की मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ज़रूरत। जिनके लिए यहाँ है मसला वो उनके लिए यहाँ है, पैसे का खेल तो है इसमें, लेकिन ये कि वाकई कोई इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मुल्क के इश्यूज़ के साथ, ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ, ब्रॉडर इश्यूज़ के साथ भी नहीं है, और जो आम आदमी का मसाइल है उसके साथ भी नहीं है, और वो ब्रॉडर इश्यूज़ ही हैं, आम लोगों के जो मसाइल हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आज जो है वो पहले तो एक किताब बहुत ज़बरदस्त आई है, ये माइकल बैरॉन की और गज़ा मेरिन स्टोरी, और बड़ी टाइमिंगली किताब आई है। ये जो माइकल बैरॉन है ये ब्रिटिश गैस से वाबस्ता रहे हैं कई साल, यानी 2000 की जो दिहाई है, इस सदी का जो आगाज़ हुआ है तो उसमें ये 2003 से मेरा ख्याल है ऑनवर्ड्स इन्होंने ब्रिटिश गैस में काफ़ी काम किया। कंसल्टेंट हैं मुख्तलिफ अदारों के साथ, बैनुल अक़वामी अदारों के साथ। तो इनकी किताब है गज़ा मेरिन स्टोरी, द पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग बिहाइंड पैलेस्टाइन्स अनटैप्ड गैस वेल्थ। इस किताब का जो, और बड़ी टाइमिंगली बुक है ये, और ये जो किताब है ये किताब ये बयान करती है कि जो अगर हम सेकंड स्लाइड पे चले जाएं तो ये बताती है कि ये जो भी कत्लेआम हो रहा है और जो गज़ा में लोग जो शहीद हो रहे हैं, और गज़ा के अंदर जो ये जो मादनियात है ना, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, डायमंड्स, गोल्ड, ऑयल, गैस, इसको कई जगहों पर तो ये नेमत, कई कौमों के लिए तो ये बड़ी नेमत और दौलत, और कई कौमों के लिए ये बर्बादी का सबब भी बनी है। यानी इराक़ पे हमला जो हुआ तो वो ऑयल के लिए हुआ, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो खाना जंगी हो रही है तो वो कहीं डायमंड्स के लिए, कहीं गोल्ड के लिए, कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो ऑयल जो है उसको भी कहा जाता था कि ये कर्ज, ये जो है ये शायद मादनियात कर्ज भी बन जाती हैं, कभी कभी इनके ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मलेशियाज बन जाती हैं जंगें। तो बदकिस्मती से एक पहलू तो हमारे सामने है फ़लस्तीनी रियासत का, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो पहलू, उस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो किताब आई है ये कोई 190 पेजेस की बुक है, गज़ा मेरिन स्टोरी। तो ये जो है ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा इसने जो है, और इसमें मैं ये सेकंड जो इसका मैप है वो इसराइल इज़ डेवलपिंग ऑफशोर एरियाज क्लेम्ड बाय द पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़। ये इस किताब का, यानी इसके जो चंद बातें हैं वो बातें बस मैं बयान करके और आगे निकलते हैं। ये किताब ही बता रही है कि जनाब 1995 में तो हो गया ना ये ऑस्लो अकॉर्ड और ये सारे मामला तय हुए, तो उसके बाद ही हुआ कि जो यासिर अरफात हैं उन्होंने ब्रिटिश गैस के साथ और एक कंसोर्शियम बाकी मुल्क उनके साथ ये कहा, क्योंकि उसमें तय हो गया कि गज़ा का इलाका और ये मगरबी किनारा ये तय हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑयल और गैस के ज़खायर आप तलाश करें जो गज़ा के पानी है, उन पानियों में आप तलाश करें। तो 1999 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि शायद यहाँ पे कोई चीज़ निकले ईस्टर्न मेडिटेरियन में। 2000 में जो है वो आके उन्होंने बताया ब्रिटिश गैस ने, और यासिर अरफात को ये खुशखबरी, फ़लस्तीनियों को खुशखबरी सुनाई कि जी यहाँ के पानियों में जो है वो
तकरीबन आज की कीमत आज जो इस वक्त है तो $4 ट्रिलियन की कुदरती गैस है, और वो जो गैस है वो उसके ज़खायर हमें मिल गए हैं। अच्छा, ये वो साल है 2000 जो जिसमें उसके बाद फिर 2001 आ रहा है, और ये जो है दूसरी इंतफादा शुरू हो रही है, और इसमें जो है वो एरिल शरोन वहाँ पे इलेक्शन हो गया। एरिल शरोन ने कह दिया कि नहीं जी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये जितने पानी हैं गज़ा के, हम तो इसके ऊपर तो इसराइल का हक़ है, और वगैरह 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 वगैरह, वो किस्सा आगे चल पड़ा। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर, ये मैं आपको 2000 का न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाता हूँ ना, इस किताब को आगे सेकंड अगर हम दिखाएं तो यासिर अरफात जो हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये है 28 सितंबर सन 2000 का। अब देखें आप कि ये कहाँ से कहाँ कहानी जाती है। और ये जो है ये यासिर अरफात बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो अभी तस्वीर भी हमने दिखाई कि वो पानी में, वहाँ पानियों में दौरा कर रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं सारा कि ये सारा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि इन्होंने ये कह दिया कि जी नहीं, ये तो जो है वो इसके ऊपर तो हमारा हक़ है। इसराइल ने कह दिया एरिल शरोन ने, और हम मुआहदे तय करेंगे। और वहाँ से फिर एक तलखी शुरू हुई, और फिर दरमियान में ये बात शुरू हुई कि जी वो ये मुआहदा कैसे हुआ। हमास मज़ीद ताकतवर हुई, उसने कहा जी ओस्लो मुआहदा जो है वो तो गलत था, अभी तो पानियों पे हमारा हक़ है। तो एक सूरत हाल जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई, और वादा खिलाफ़ी हुई इसराइल की तरफ से। और इसमें अब ये जो अब आप इस दौरान जो है इसराइल मुआहदे करता रहा, इसराइल मुआहदे करता रहा, और बल्कि आसपास के अरब ममालिक को भी उसने साथ शामिल कर लिया कि जी ये पाइपलाइन आपको इधर से जाएगी, ये गैस इधर से मिला करेगी, ये यूरोप का एक पूरा हब होगा, ईस्टर्न मेडिटेरियन। मैं उस दिन बात कर रहा था, आईमेक का मैं जिक्र कर रहा था कि हैफा के साथ ही आईमेक भी कहीं दफन हो गया। तो ये सारा जो प्लान था ये पूरा ये कहीं गर्क हो गया, जिसमें आगे ये पहले बना हुआ था पूरा ईस्टर्न मेडिटेरियन से जो है ये गज़ा के पानियों में ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये पाइपलाइंस बिछी हुई थी। यहाँ से एक आईमेक को लाके उसके साथ जोड़ना था, वो सारा का सारा गर्क हो गया। अच्छा, और अब उसमें ये जो किताब है, ये किताब बुनियादी तौर पे ये कह रही है कि इतनी गैस वहाँ पे मौजूद है कि जैसे ही ये फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान होता है और जंग बंदी होती है, तो उसके साथ ही जो फ़लस्तीनी हैं उन्हें 100 यानी वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी हो या जो भी वहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी, महमूद अब्बास जो है उन सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि हम इलेक्शन करवा के उसको एक नई शक्ल देंगे, और वो सारा जो पहले भी बात हम कर चुके हैं। तो अब ये है कि जो मामलात हैं जहाँ फंसे हुए ना, जो एक तो सामने बात आ रही है ना, यरगमाली रिहा होंगे और कैसे होगा और ये, लेकिन इसमें एक और इशू ये है कि फ़लस्तीनी जो हैं वो किसी और मुल्क के मोहताज नहीं रहेंगे, और $100 मिलियन साल का उन्हें मिलेगा इस गैस के इन ज़खायर के ज़रिए। और ये 100 मिलियन जो है आज की जो कीमत है उसके मुताबिक गैस की $100 मिलियन मिलेगा। पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, तैयार हैं, उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करना है, देखना है, बात करनी है आगे। और उसके बाद जो है वो ये अगले 15 साल तक वो $100 मिलियन लेते रहेंगे, और उसके बाद यूरोप तक जो पाइपलाइन बिछी है वो गजा के फ़लस्तीनियों के पास उनके राइट्स होंगे। जब ये जंग छिड़ गई ना, ये जब जाहिरियत शुरू हुई अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2023 के बाद, तो उस दौरान भी नेतन्याहू ने दरमियान में कहा कि मैं यहाँ पर सबको याद दिला दूं कि ये पाइपलाइंस और मुआहदे किए हुए हैं, तो मदद मेरी करो ये यानी बाकी मुल्कों से, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइंस और 4-6 मुआहदे उसने इसी दौरान कर लिए इटालियन कंपनीज के साथ। तो इटालियन कंपनी के वो फ़लस्तीनी वकला जो हैं वो चले गए हैं कि भाई ये जो है अब मुआहदे जो हैं ये फ़लस्तीनी, ये पस मंज़र में ये काम भी हो रहा है। एक तो सामने हो रहा है ना कि वो यरगमाली और तारीख़ किस दिन होती है, और इसराइल जाहिरियत आखिर में भी वो जाहिरियत हो रही है, वो सोयदा के इलाकों से बिल्कुल सुकून हो गया वहाँ पे, और फ़ौजें वहाँ से विड्रॉ हो गई हैं, और ये सारा वो उधर सुकून हो गया। देखिए उधर जो कत्ल व गारत जारी थी दरूज़ और अरब कबाइल की,
लेकिन अब मसला ये कि ये भी पस मंज़र में तय हो रहा है ना कि $100 मिलियन, मतलब वो जिनको कोई पूछता नहीं था, इन फ़लस्तीनियों को तो बिल्कुल आसपास के जितने ममालिक हैं वो तो उनको बिल्कुल अजीब अंदाज में देखते थे। अब वो उनके साथ मुआहदे करेंगे कि यार आप, ऐसा है कि ये पाइपलाइन आपकी जो है, क्योंकि यूरोप के बिल्कुल साइप्रस की तरफ जाती है ना पाइपलाइन यहाँ से, तो ये जो है ये एक ऐसा बड़ा मामला है जो कि सामने आके खड़ा हो गया है मुख्तलिफ मुल्कों के, और ये अब देखना ये है, ये और ख़ास तौर पे जो जोन जी है ना उसका, उन पानियों का, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ हम दिखा सकें तो ये गैस फील्ड्स में ये जो जोन जी है ना, एक जो ब्लॉक है पानी का, ये तो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे ये तो जो है ये फ़लस्तीनियों का है। इसको गज़ा मैरीन के नाम से हम कहते हैं, ठीक है ना, और ये डिमार्केशन लाइन है और बिल्कुल ये है ही गज़ा का, और यहाँ पर जो है वो गैस के ज़खायर हैं। अच्छा, अब ये जाएगा सारा, और ये सारा का सारा चला जाएगा फ़लस्तीनियों के पास, और फ़लस्तीनी आगे, अब जाहिर है कि कतर के अंदर मामलात हो रहे हैं, कतर भी बड़ा गैस सप्लायर है, और ये अगर हम थर्ड देखें ना इसकी, तो ये ईस्टर्न मेडिटेरियन पाइपलाइन, ये प्रपोज्ड ये था कि ये यहाँ से जो थर्ड स्लाइड है ना, कि ये जो पानी है यहाँ से फिर गैस जो है ना ये आगे जाएगी यूरोप तक, और पीछे इसके जो है ये कहीं आईमैक ने जुड़ना था आके इसराइल, यहाँ आईमैक ने जुड़ना था, यानी ये इसराइल के हैफा से आईमैक ने जुड़ना था, और आईमैक से ये फिर भारत तक जाना था और आगे यूरोप तक जाना था। मतलब ये ईस्टर्न मेडिटेरियन पाइपलाइन थी जिसका सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो सारे ये मामला जो हैं वो मामला तो चले, आईमैक तो गई, लेकिन मसला ये कि फ़लस्तीनियों के पास जो है। अच्छा, फिर अगर हम फोर्थ स्लाइड देखें ना, तो नेचुरल गैस के ये जो ज़खायर है ना, नेचुरल गैस इन ईस्टर्न मेडिटेरियन, तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पूरा जो एक जोन जी का ब्लॉक है, ये पूरा जोन जी का जो ब्लॉक है ये पैलेस्टीनियन, ये जो ब्लू, ये जो हमें नज़र आ रहा है जो ऑरेंज कलर का हमें नज़र आ रहा है ना, नहीं ऑरेंज भी नहीं, सॉरी, जो हमें नज़र आ रहा है ग्रीन है इसमें, ठीक है ना। तो ये ग्रीन बिल्कुल गज़ा, और ये दो बड़े यहाँ पे ज़खायर हैं, दो बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, और वो जो इसराइल ने भी कब्जा किया वो भी डिस्प्यूटेड है, वो जो ब्लू नज़र आ रहा है ना वो भी डिस्प्यूटेड है, वो भी गज़ा के लोग कहते हैं कि ये यहाँ इतने नॉटिकल माइल्स तक जो है, ये 20 नॉटिकल माइल्स के अंदर उन्होंने कब्जा किया। बहरहाल ये जो है ये अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग बुक आई है, और इसका जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी था कि गज़ा के मामले में जो ताख़ीर बहुत सी हो रही है, उस ताख़ीर के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं ये कर्स जिसे कहते हैं ना, कि ऑयल गैस बदकिस्मती के साथ, मतलब है कि हमें पता है कि इराक़ में क्या जंग थी, क्या था, कौन सी जमहूरियत बानी थी, क्या था। अच्छा, अब इसमें जो है 2000 कुछ आर्टिकल में कोट कर देता हूँ जिन्हें डिटेल देखनी हो। थर्ड वाशिंगटन पोस्ट 2022 का कि गज़ा गैस डील कुड मेक इम्प्रॉबेबल पार्टनर्स आउट ऑफ इसराइल एंड हमास। अच्छा, फिर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है। फोर्थ, गज़ा स्ट्रिप गैस प्रोजेक्ट पॉइज फॉर अप्रूवल होना था इसका। और फिर ये 29 अक्टूबर 2023 को, ये हम प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि बुक आई है पूरी इसके ऊपर, तो इसको दोबारा कि इसराइल जंग के बावजूद इसराइल ने ये बीपी और एनआई जो इटली की, इनके साथ जो है वो लाइसेंसेस साइन कर दिए, टाइम्स ऑफ इसराइल। और फिर रॉयटर्स ने इसी बात को किया कि इसराइल अवार्ड्स गैस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एंड टू 4 अदर्स। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर जेरूशलम पोस्ट 2009 का जेरूशलम पोस्ट में कोट कर रहा हूँ। ये इस वक्त फिर ज़्यादा हो गई ना, इस वक्त इसकी ज़्यादा हो गई। मैं 2009 में जो इसकी कॉस्ट थी वो 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, अब इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी ये अब देखना है। लेकिन 2009 का जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि द 4 बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ गज़ा, ठीक है। तो ये जो है ये गज़ा में इनको जो है वो और उसके बाद ये 11 स्लाइड हम देखें अगर हारिस की, व्हाट इफ इसराइल लेट गज़ा हैव अ एयरपोर्ट गैस फील्ड एंड डीसैलिनेशन प्लांट, ये इसराइल वहाँ पे बनाने का सोच रहा था 2019 में, जो कि सारा तहस नहस हो गया। अच्छा, उसके सारा प्रोजेक्ट ही तहस नहस हो गया।
और फिर उसके बाद नवंबर 2023 में ये जाहिरियत शुरू होने के बाद यरूशलेम पोस्ट 10th इसराइल हमास वॉर व्हाट विल हैपन टू गज़ाज़ नेचुरल गैस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो ये जो है ना, ये एक सारा ऐसा इशू है जो कि बहुत और बल्कि जब ये हुआ ना, इन्होंने रिवेरिया बनाने की बात की, तो न्यूज़ वीक ने उस वक्त एक मजमून भी छापा था, 12 स्लाइड, डज डोनाल्ड ट्रंप वांट गज़ा नेचुरल गैस रिजर्व्स, एक्सपर्ट्स वेन, कि भाई गज़ा में असल क्या चीज़ है, तो क्या यहाँ पे नेचुरल गैस तो नहीं चाहिए। ये फरवरी 2025 में न्यूज़ वीक का आर्टिकल है, रेफरेंस के लिए जो किताब आ गई है। तो उस किताब के तस्करे में फिर ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो गैस के ज़खायर भी हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है, देखें, ये तो सुकून आ गया ना। अच्छा, इसको उन्होंने जो ट्रंप हैं, ट्रंप इंतज़ामिया ओवल ऑफिस में, वो जो है वो ज़ेलेंस्की को नहीं, माजरत, ये इसको क्या नाम है, नेतन्याहू, इसको जो है वो पागल आदमी कह रहे हैं। वो आपस में इसका जो कोड नेम रखा हुआ, पागल आदमी रखा हुआ है। ये 37th वाइट हाउस कंसर्न बाय मैडमैन नेतन्याहू's बिहेवियर, वो मैडमैन के नाम से इसको जो है वो मैडमैन कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये तो अच्छा बड़ा अजीब सा नाम है। अच्छा, एक्सियस उसके बाद ये 14th ही इज़ अ मैडमैन। ट्रंप टीम जो है वो मैडमैन, मतलब पागल आदमी रखा हुआ है, क्योंकि हर जगह जो है वो बमबारी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कुछ कर देता है, तो उसको पागल आदमी, उसका जो कोड वर्ड है वो पागल आदमी को कहे, पागल तो वो समझ लें कि ये नेतन्याहू को कहा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, इसमें दूसरी बात ये कि ये यहाँ तो सुकून हो गया, यानी दुरूज़ और जो अरब कबाइल हैं जिनका हमने जिक्र किया अब कल भी पता। लेकिन मैं आपको ये बताऊं बात कि एक नया मशरिक़ वुस्ता सामने आ रहा है। ये मैं अपना एक तज़िया दे रहा हूँ, जो बिल्कुल एक होता है ना कि उसके कई पहलू हैं, कई चीज़ें, लेकिन नया मशरिक़ वुस्ता इस तरह से सामने आ रहा है कि इस तरह हमने ऐसा कभी देखा नहीं है पहले। ये ग्रेटर इसराइल वगैरह तो ये तो सारा, इसको तो छोड़ देना, अब तो वो ग्रेटर क्या, वो तो मिनी इसराइल रह जाए तो ये बड़ी बात है, उसको छोड़ दें। इशू ये है कि देखें 1967 में हम चले जाएं, 1967 की वॉर जो हुई थी, जिसमें शाम, उर्दन और मिस्र को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था, और इसराइल जो है वो 1967 की वॉर जीत गया था। अच्छा, अब 1967 के मशरिक़ वुस्ता को आप देखें, या 1967 की दुनिया को देख लें, इस तरह से कह लेते हैं हम। तो 1967 वो है जो पाकिस्तान में अयूब खान है, ठीक है, मशरिक़ी पाकिस्तान, मगरिबी पाकिस्तान, ये वो दौर है, 67 है। और मशरिक़ वुस्ता जो है वहाँ पर कुछ मुल्क हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे 67 की वॉर में जब शिकस्त हो गई, तो उसकी इसी दौरान ही वियतनाम के मसले और सारे इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे बरतानिया मौजूद था, यानी उसकी जो पैक्टरेट्स हैं वो मौजूद थी। तो बरतानिया ने कहा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और ऐसा है कि यहाँ पर एक ग्रेटर गल्फ 9 रियासतों को आपस में जोड़ के एक ग्रेटर गल्फ के नाम से हम एक मुल्क बना देते हैं। मुल्क ही बनाना है ना, ग्रेटर गल्फ के नाम से मुल्क बना देते हैं। तो 1968 में बरतानिया ने फैसला किया, तो उन्होंने 9 कहा कि 9 यहाँ पे जो रियासतें हैं, या 9 जो कबाइल हैं या रियासतें हैं, या जिस भी नाम सामने भी दें, तो उनको हमें ग्रेटर गल्फ का नाम देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया, और वो शुरू करके वो बात को निकल गए। लेकिन ये हुआ कि वो जो 9 रियासतें हैं, वो 9 रियासतें जो हैं वो 9 नहीं बन सकी, बल्कि वो पहले 6 बनी और फिर 7 बन गई। यानी 1967 में यूएई नहीं है, मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात 1971 दिसंबर 1971 में बनता है। तो 67 का नक्शा देखिए मशरिक़ वुस्ता का, तो मुत्तहिदा अरब अमारात की
7 रियासतें नहीं हैं, बल्कि शुरू में तो 6 रियासतें थीं। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान जो हैं, बड़ा उनका बहुत बड़ा नाम और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उस वक्त मुख्तलिफ़ कबाइल से, मुख्तलिफ़ रियासतों से उन्हें रब्ता किया। तो 71 में जब यूएई बना तो 6 रियासतें थीं और रासुल खैमा बाद में आया, यानी फरवरी में रासुल खैमा उसका हिस्सा बना। 72 फरवरी 72 में रासुल खैमा हिस्सा बना, तो ये 7 रियासतें हो गई यूएई। और 2 रियासतों ने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको दावत दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। एक रियासत जो है वो भी नहीं थी 67 में, वो भी 71 में बनी और उसका नाम है कतर। और एक और रियासत जो है वो नहीं थी, जो आप समझें कि 67 में, और वो है बहरीन। तो ये सारे मुल्क जो हैं, तो मशरिक़ वुस्ता का जो नक्शा है ना, हम जब 67 की हम जिक्र करते हैं तो 67 के अंदर हमें जो है वो ये नज़र आते हैं कि यहाँ पे जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, इराक, ये मुल्क हैं। लेकिन ये नहीं है, खलीजी ममालिक नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, तो जब अब देखें ना, उसके बाद फिर यानी 73 में जब यौम कपूर जंग होती है, तो अब आप पाकिस्तान से अगर रिलेट करें तो 73 वो है जब यहाँ पे आइन पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, और 74 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं ये जो नए मुल्क बने उनके सरबराहान आ रहे हैं। और फिर वहाँ पर फिर चूँकि तरक्की होनी है बहुत ज़्यादा, तो लोग दुबई जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, यानी ये वो दौर है, क्योंकि वहाँ पे ये बरतानिया ने 68 में फ़ैसला कर लिया है वहाँ से निकलने का। तो बहुत बड़ी तादाद में 68 में, 69 में यहाँ से लोग जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे तामीर और तरक्की में। इंडिया से, पाकिस्तान से, मशरिक़ी पाकिस्तान उस वक्त ज़ाहिर था, और बाद में बांग्लादेश, तो ये सारा सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, अब यौम कपूर जंग जब हो रही है ना, तो यौम कपूर जंग हुई है 73 में, तो उस वक्त भी ये मुल्क जो हैं वो नए नए बने, तो और इतने ज़्यादा कोई इनकी रीजन के अंदर कोई अभी फ़ौज बननी है, अभी किस तरह से आगे जाना है, अभी तो वो उस पोजीशन में नहीं है कि उनका एक्टिव रोल हो। तो 73 में भी हमें जो है वो सऊदी अरेबिया बहुत फ़ाल है, जॉर्डन फ़ाल है, इराक़ फ़ाल है, ये मुल्क, मिस्र फ़ाल है। लेकिन मिस्र जो है वो कमज़ोर इसलिए हो गया कि जमाल अब्दुल नासिर 67 की वॉर के बाद और यौम उसके बाद वो जो है वो नहीं रहे ज़्यादा अरसे 67 वॉर के बाद। अच्छा, लेकिन आगे अगर हम चलते हैं ना, तो फिर ये है कि यहाँ पर हम आ जाते हैं 1900, अब ये इसराइल और मसला तो चल रहा है ना, तो ये अरब ममालिक का इशू है, अरब ममालिक का झगड़ा है, इसमें ईरान नहीं है। ये ज़हन में रखें कि इसमें ईरान नहीं है, कि शाह ईरान है ना, शाह ईरान की मौजूदगी में तो ईरान बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं है वहाँ पे, यानी ख़ित्ते के अंदर। और लिबनान में जो अहले तशी हैं, लिबनान में अहले तशी जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी जो जमात कर रही है वो हरकतुल अमल है, अमल मूवमेंट, जिसको इमाम मूसा सदर, वो इमाम मूसा सदर जो कि लीबिया जाते हुए अगवा हो गए थे और फिर उसके बाद पता नहीं चला कद्दाफी जो मिलने गए थे, और 78 में ये वाक़या पेश आया था। तो उस वक्त जो है वो, अब उनकी जो अहले तशी वहाँ पे हैं, तो उनको उनकी सपोर्ट कहाँ से आती, कैसे सपोर्ट, कौन सा मुल्क ऐसा था जो उनकी सपोर्ट करता पूरे खत्ते में। मैंने आपसे कहा ना कि उस वक्त तो आप ये देखें कि जो यानी ये कई मुल्क तो हैं ही नहीं, यमन, 2 यमन है, एक यमन जो है शुमाली यमन है वो सऊदी अरेबिया, उसको तो एक जनूबी यमन है, उधर एक तरफ इजिप्ट है, तो सऊदी अरब आपस में खाना जंगी हो रही है, 2 यमन है, यूनाइटेड यमन भी नहीं है। तो बड़ी एक क्योटिक सी उस वक्त एक कोल्ड वॉर की। लेकिन मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि उस वक्त फिर लेबनान के जो अहले तशी, वो उनके साथ फिर हाफिजुल असद आ गए। लेकिन हाफिजुल असद चूँकि बात पार्टी सेकुलर, और वो चूँकि एलवाइट थे, अलवी, तो उनको
फिर मूसा सदर जो हैं, इमाम मूसा सदर, उन्होंने फतवा दिया कि ये अहले तशी हैं। उससे पहले ये था कि, तो उसके बाद वो सीरिया जो है वो खुल के लेबनान में, ईरान नहीं आया, ईरान नहीं आया। इमाम मूसा सदर जो हैं वो बहुत करीब थे इमाम खुमैनी के, लेकिन हुआ ये कि 78 में वो 6 महीने पहले इमाम खुमैनी के ईरान वापस आने से 6 महीने पहले वो अगवा हो गए। अगर वो अगवा ना होते, मैं एक तसव्वुर अपने जहन में ला रहा हूँ कि अगर इमाम मूसा सदर जो हैं, जो तहरीके हरकतुल अमल के सरबराह थे, अगर वो गायब ना होते, वो हयात रहते और यहाँ इमाम खुमैनी आ जाते, तो इमाम मूसा सदर जो हैं उनकी पैदाइश ईरान की थी, नजफ चले गए थे और नजफ से वो बाद में लेबनान चले गए थे, लेकिन यह है कि उनका ताल्लुक ईरान से था और वो आयतुल्लाह खुमैनी के बड़े करीब थे, बहुत करीब थे। तो शायद उस वक्त ये होता कि जो हरकतुल अमल में जब इमाम मूसा सदर जब गायब हो गए या अगवा हो गए, या पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, और उसके बाद इनकलाब ईरान आ गया, तो वहाँ पे हरकतुल अमल के साथ ईरान की क़यादत जो है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, और वहाँ अहले तशी जो हैं वो भी जो हैं वो हरकतुल अमल के, तो उनकी जगह जो है वहाँ पर नबी बेरी आ गए। हरकत कौन से नबी बेरी? जो आज तक स्पीकर हैं, जो आज तक स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो हरकतुल अमल के हैं, सही, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि यहाँ पर जब इनकलाब आ गया, तो इनकलाब ईरान के बाद ये हुआ कि वो वहाँ पर, अब एक तो क्योस यहाँ पे पाकिस्तान में तो अफगान जिहाद और भुट्टो साहब की हुकूमत ये सारा, लेकिन उधर का आप मूवमेंट देखें ना तो आप रिलेट करें, तो वहाँ पर जो है वो 1982 में हिजबुल्ला कायम हुई, और हिजबुल्ला जो है वो ईरान के करीब थी। अच्छा, ईरान के अब हिजबुल्ला करीब थी, तो इसलिए हिजबुल्ला करीब थी क्योंकि मूसा सदर वहाँ पे नहीं थे, तो नबी बैरी जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ईरान की गुर्बत, तो वहाँ पे हिजबुल्ला बनी। और दरमियान में चूँकि हाफिजुल असद थे, तो हाफिजुल असद जो हैं वो चूँकि एक तरह से उनको इमाम मूसा सदर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने फतवा दे दिया था कि ये अहले तशी मतलब मसलक में है, तो डिफेक्टो उसको फिर ईरान ने भी अडॉप्ट कर लिया, और ईरान के ताल्लुकात भी हाफिजुल असद के साथ, और वो एक पूरा जिसको आप कहें कि वो लेबनान तक एक एक्सेस हो गया। अच्छा, इस दौरान जो है वो रशिया का एक अजीब सा रोल था, क्योंकि हुआ ये कि ईरान एक तो अमेरिका के अगेंस्ट गया ना, ईरान फौरी तौर पे, लेकिन वो रशिया के भी अगेंस्ट था। उन्होंने कहा ये भी जो है ये भी मतलब है कि कम्युनिस्ट हैं, और रशिया को भी, तो रशिया सोवियत यूनियन वो फंसा हुआ था ये अफगानिस्तान के अंदर, तो वो ज़्यादा काबिल भी नहीं था कि वो ईरान की सपोर्ट करे, लेकिन ये कि ईरान था वो सोवियत यूनियन कहीं गायब है कि वो ईरान की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा अमेरिका। अच्छा, अब 79 में 80 में वो जंग छिड़ गई जो कि ईरान इराक वॉर है 8 साल, और वो जो 8 साल वॉर है 80 से वो 88 तक चलती है, और उसमें जो है वो अरब ममालिक यानी इराक के साथ सारे मिल जाए, उस सबको होता है कि भाई ये, और इसी दरमियान में आप ज़हन में रखें कि जीसीसी भी इसी दौरान बन रही है, खलीजी ताउन कौंसिल भी इसी दौरान बन रही है, लेकिन ईरान जो है वो उसकी एक तो फटा तो चल रहा है अमेरिका के साथ और इराक के साथ भी, लेकिन साथ साथ अमेरिका और इसराइल ये भी नहीं चाह रहे कि बहुत ज़्यादा इराक मजबूत हो जाए, तो इसीलिए वो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल भी आता है बीच में। और ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल ये है कि उसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये कि ईरान को असला फराम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 जो पैसा कमाया जाएगा उस असले से, वो पैसा जो है निकारागुआ के अंदर जो हुकूमत वहाँ पे गिरानी बागियों को फराम किया जाएगा। ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल रेगन के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट का सबब बना। अच्छा, क्योंकि तो अमेरिका ये चाह रहा था कि ये हम सपोर्ट तो करें इराक को, इतना ना करें कि इराक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए तो ईरान कॉन्ट्रा। बहरहाल ये एक बदतरीन, अब मैं यहाँ पे ये फिर उसके बाद ये वक्फे में जाने से पहले 8 स्लाइड देखें ना, बुश ने, ये बुश सीनियर की बात हो रही है, उसने 8 स्लाइड हम दिखाएं, वो 6 लोगों को माफ़ी दी थी, प्रोसिक्यूशन उन्होंने जारी थी रेगन दौर में, क्योंकि रेगन के दौर का ये बदतरीन, रेगन ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन ये कि बड़ा बदतरीन एक था मामला कि 10th के रेगन ने
मिस्टेक कहा कि होस्टेज, अच्छा रेगन ने कहा था कि वो लेबनान के अंदर जो कमाली हैं अमेरिका के, हम सपोर्ट करते हैं तो आप उनको हिजबुल्लाह से रिहा करवाएं वगैरह वगैरह, लेकिन ये बहरहाल ये सामने आ गया। और ये 10th अगर देखें तो रेगन मिस्टेक कह रहे हैं इसको। और फिर हम 9 देखें न्यूयॉर्क टाइम्स उस ज़माने का, तो ईरान पेमेंट फाउंड डाइवर्टेड टू कॉन्ट्रास, रेगन सिक्योरिटी एडवाइज़र और ये सारे जो हैं ये आउट। बाद में इनको मुकदमा चल रहा था लेकिन बुश ने फिर इनको फारिग किया, यानी बुश सीनियर ने आके इनको माफ़ कर दिया। और ये कॉन्ट्रास गॉट 11th ईरान आर्म्स कैश। अच्छा, रेगन ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन, 2 एडवाइजर्स आउट। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा हूँ, वक्फा लें फिर उसके बाद बात करता हूँ कि पहली दफ़ा अब ये जो इशू है ना, क्योंकि इस दौरान ये तमाम इशू जो था फ़लस्तीन का, लेबनान में और फ़लस्तीन, ये इशू जो है ये ईरान इसमें आगे आ गया। हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया में असद गवर्नमेंट। अच्छा, ईरान इराक जंग में ईरान के साथ सीरिया था, ये ध्यान में रखें। सीरिया जो है, हालांकि ये इसको हम अरब, ईरान अरब कहते हैं, लेकिन उसमें से आप अरब में से हाफिज अल असद को निकाल दें, ठीक है, तो वो जो है वो साथ थे ईरान के। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, पहली दफ़ा कि फ़लस्तीनियों का मामला 1967 के बाद या 1973 के बाद फिर दोबारा अरब देखने जा रहे हैं और इक्वेशन में ईरान जो है वो बैकफुट पे है। इसीलिए मैंने उस दिन पहले बात की थी कि अरब ममालिक का बहुत बड़ा इम्तिहान यह है कि वो फ़लस्तीन, जिसके लिए अरब लीग बनी, जिसके लिए OIC, वो फ़लस्तीनी रियासत को कितनी जल्दी और कितनी बेहतर सूरत में वो कायम करते हैं। जी, वक्फा लीजिए। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि 1979 के बाद फ़लस्तीन का मसला जो है एक बार फिर अरब देखने जा रहे हैं। जी, मतलब एक ज़ाहिर ईरान साथ है, तुर्की साथ है, पाकिस्तान साथ है, इंडोनेशिया, सारी दुनिया साथ है, यूरोप पूरा, और मतलब कौन सा मुल्क ऐसा है जो फ़लस्तीन के साथ इस वक्त नहीं है। अमेरिका के अंदर पूरा, अमेरिका जो है उनकी इंतज़ामिया और डीप स्टेट्स को छोड़ के पूरी दुनिया और पूरा ग्लोबल साउथ अफ्रीका समेत फ़लस्तीनियों के साथ है। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि नक्शा जो है ना ये पहली दफ़ा इस तरह से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फोर फ्रंट पे चूँकि कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान ज़ाहिर इसराइल के साथ उलझा है, फिर उधर हिजबुल्लाह, फिर ये जो सीरिया में जो तब्दीली आई है अहमद शरा की वजह से, और आज जो है वो दुरूज़ भी अलग हुए, यानी वो जो लड़ाई से, और जो है वो जो अरब बद्दू कबाइल थे वो भी अलग हुए, और वो खामोशी सन्नाटा छा गया, और ट्रम्प ने इसको पागल आदमी कहा कि यह पागल आदमी हर जगह अटैक करता है। और जो तुर्की है वो भी ज़ाहिर है कि सीरिया को, क्योंकि सीरिया की हर मुल्क की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुख्तलिफ एथनिक मसालिक, वहाँ पे कबाइल, पुरानी तारीख़ें, तो वो बहरहाल एक उसको अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है, और वो इंशाल्लाह ठीक रहेगा सीरिया। लेकिन ईरान जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये 79 के बाद जो है ये एक वहाँ पे चेंज आया। उससे पहले सिर्फ सीरिया था जो कि हरकतुल अमल को सपोर्ट करता था, और उसके इमाम मूसा सदर, लेकिन उसके बाद जब ईरान का इनकलाब आ गया तो ईरान फिर वहाँ पे चला गया। अच्छा, अगर मूसा सदर जिंदा रहते या वो गायब ना होते तो शायद हिजबुल्लाह ना बनती, शायद हिजबुल्लाह ही ना बनती। अब देखें ना, हिजबुल्लाह बनी इसलिए कि इमाम मूसा सदर जो हैं वो अगवा हो गए थे, गायब हो गए थे, और हिजबुल्लाह ना बनती क्योंकि वो बहुत करीब थे ईरान के। तो ये, और दूसरी बात, उनका ईरान में हो सकता है कि ईरान के साथ कोई बड़ा यानी उनका कोई गहरा ताल्लुक़ बनता, या ये भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हो सकता है कि वो ईरान आ जाते, ईरान से ताल्लुक़ था ना मूसा सदर को, यहाँ पर वो इतने करीब थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी के कि वो यहाँ के पॉलिटिकल सेटअप में भी शायद कोई मतलब मुख्तलिफ बातें चलती हैं, लेकिन वो चूँकि हयात नहीं, वो उस वक्त जो है वो उनके इनकलाब से पहले वो जा चुके थे। बहरहाल एक नक्शा मुख्तलिफ होता। अब चूँकि अरब ममालिक फोर फ्रंट पे हैं,
तो ये एक बड़ा, यानी मैंने कहा ना कि ये 79 73 से बिल्कुल मुख्तलिफ, 80 से मुख्तलिफ इस वक्त है। वो चाइना इस वक्त, आज देखें ना, अली लारीजानी जो हैं, जो बड़े बहुत करीब हैं रहबर के, वो आज उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। अली लारीजानी स्पीकर हैं बड़े तवील अरसे तक, और ये जो है ये बहुत यानी पुराने आप समझें कि आयतुल्ला खुमैनी के साथियों में से, तो वो आज प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं। अच्छा, और ये इस पूरी सूरत हाल में जो है वो एक और ख़बर ये आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये एपेक जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है, इसका इजलास हो रहा है 30 अक्टूबर से 1 सितंबर के दरमियान, और वो हो रहा है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया में उस इजलास में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है, और उनकी कोशिश है कि उस इजलास से पहले वो बीजिंग से होते हुए जाएं, शी जिनपिंग से मिलते हुए, ठीक है ना। तो ये एशिया पैसिफिक के इजलास में ये मुलाकात अक्टूबर सितंबर में तय हो रही है, और उससे पहले जाहिर है कि ये सीज़ फायर, तो ये आज जो है वो उनके तरफ से जो है वो इसराइल नेशनल ये भी ये खबर दे रहा है, 22 को हम कोट करें, इसराइल नेशनल खबर दे रहा है कि इजरायली एस्टिमेट ये है कि होस्टेज डील कुड बी रीच्ड इन कमिंग वीक, इस हफ्ते जो है ये ऐलान हो जाएगा। मतलब है कि ज़ाहिर है कि सारी जो, अच्छा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ईरान के हवाले से कह रहा था, ईरान और यूरोप के जो 3 ममालिक हैं उनके दरमियान न्यूक्लियर डील शुरू, न्यूक्लियर के ऊपर मुज़ाकरात इस हफ्ते शुरू हो रहे हैं। और ये तस्नीम न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, 16 ईरान EU3 एग्री टू रिज्यूम टॉक्स, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है, और फिर उसके बाद टर्किश मीडिया ने, दुनिया भर के मीडिया ने इसको उठाया है। तो 17 को भी हम कोट कर देते हैं, ईरान एंड यूरोपियंस ट्रायो एग्री टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स नेक्स्ट वीक। तो ये जो है ये जाहिर है कि अब मुल्क, अच्छा ईरान की तरफ से आज कहा गया है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था जो तबाह हुआ था इसराइली हमले में, वो सारा दोबारा जो है वो उन्होंने उसको ठीक कर लिया, दोबारा सारा रिपेयर हो गया, सारा ठीक। लेकिन ये जो कतर और सऊदी अरेबिया, अच्छा सऊदी अरेबिया इसमें फोरफ्रंट पे होगा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है कि सीज़फायर हो जाए और परमानेंट सीज़फायर। तो हमास ने अपनी सारी ही बातें और अरब ममालिक ने सारी ही बातें मनवा ली हैं। इन गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी गई साइट पे, और वो आज आखिरी जो इशू था वो भी आज हल हो गया, और वो ये था कि कैदियों के नामों के इख्तलाफ चल रहा था, तो वो कैदियों के नाम जो है वो सामने आ जाए। तो फिर हम जरा देखते हैं कि इस हफ्ते वो अनाउंस करना है ट्रंप, और ट्रंप गुस्से में, ट्रंप ने कहा तो पागल आदमी, ये मैं अनाउंस करने जा रहा था वीकेंड पे, मैंने कह दिया था वीकेंड पे अनाउंस, पागल आदमी ने जो है ये सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया। वो दुरूज और वो जो है वो मतलब है कि उनका अंदरूनी मामला था, इस पागल आदमी ने वहाँ पे अटैक करके इधर सर मारता है उधर सर मारता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये देखें ना ये फंस गया है। उधर जो है वो सीमोर हर्ष की स्टोरी है, और सीमोर हर्ष की स्टोरी जो है वो सीमोर हर्ष की ये स्टोरी है कि जी वहाँ पर, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये वॉर टाइम पर इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी जेलेंस्की की, तो उनकी जगह जो है सीमोर हर्ष कह रहे हैं कि वेलन ने जुलोन जनी जो हैं, जो अगर मैं सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये जो कि साबिक उनके फ़ौज के सरबराह, ये बड़े करीब थे यूक्रेन में, ये बहुत करीब थे प्रेसिडेंट जेलेंस्की के, लेकिन ये है कि 2024 में इनके इख्तलाफात पैदा हो गए और इनको जेलेंस्की ने हटा दिया, और ये वहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं। और ये सीमोर हर्ट्स की स्टोरी जो है, ये वाशिंगटन वांट्स कि यूक्रेन प्रेसिडेंट चला जाए, और विल इट हैपन। अब इशू ये है कि ये तो पहली बात हुई थी, नहीं तो ट्रंप पहली बात कर रहे थे कि वो जेलेंस्की को, क्योंकि वो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी कि, और ये बात प्रेसिडेंट पुतिन ने भी की थी कि हम जिस बंदे से डील करें, सारे मामला तय करें, और पता चले कुछ अरसे के बाद तो वो सदर ही नहीं है, तो जो सदर होगा उसके साथ हम मामला तय करेंगे ना, आगे के सीज़ फायर टॉक्स या जो भी हमने करनी है। तो अब ये या तो ये उससे पहले चले जाएंगे, अब ज़बरदस्ती को एक कॉल का, एक ट्रंप की एक कॉल जो है ना वो इनको उस पर ही खड़े हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। और जाहिर है कि उनकी जो भी फ़ौज है, बाकी सारे लोग, उनको पता है कि अब नेटो तो जेलेंस्की जो है वो जो है वो रवानगी के लिए तैयार हैं, और वो बस देखना ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन की, ये मेरा ख्याल है कि ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश ये होगी कि पहले ये शायद ये दोनों एक साथ ही करते हैं आगे पीछे,
लेकिन वो तो प्रेसिडेंट पुतिन ने करना है ना ऐलान सीज फायर का। उनकी तरफ से तो जहाँ तक आ सकता है यूक्रेन का इलाका, वो तो जंगबंदी नहीं हो रही वहाँ पे। और ख़ास प्रेसिडेंट ट्रंप दिलचस्पी भी नहीं ले रहे, ठीक है। वो ये कहते हैं इतने लोग मर गए और बड़े खूबसूरत फ़ौजी मरे और बड़ी अच्छी शक्ल के फ़ौजी मरे। यहाँ जो बच्चे और जो औरतें और ख़वातीन जो गज़ा में जो जिनकी शहादतें हुई हैं, तो वो दुनिया को नज़र नहीं आते, ठीक है। वो भी हमारे लिए इंसानी जानें वहाँ पर भी बड़ी मुकद्दम है और यहाँ पर, लेकिन यहाँ के लोगों का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। फ़लस्तीन के अंदर नंबर्स हैं वो वहाँ के बड़े, तो कोई 1190 24 घंटे में मार दिए उन्होंने फ़ौजी। तो ये एक बड़ी यूक्रेन के लिए ज़ाहिर है कि प्रेशर है कि अब जल्दी इसको इस्तांबुल में तुर्की के अंदर टॉक्स हों और इसको जंगबंदी करवाई जाए। अच्छा, उधर जो इनका मसला है ये फंस गया इंडिया का, इनके टैरिफ के मामला हल नहीं हो रहे। इनकी टीम वापस आ गई है। इनकी टीम जो है वो जो मुज़ाकरात करने गई थी वहाँ से, वो वापस आ गई है। और मुझे तो ये बिल्कुल मतलब है कि कुछ समझ में आए तो बंदा बात करे। ये जो है ये 35 हिंदुस्तान टाइम्स, नेगोशिएटर्स रिटर्न फ्रॉम यूएस एस टैरिफ सस्पेंस लिंगर। जी सस्पेंस है, टैरिफ के मामला तय नहीं हो रहे। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये कह रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स स्टम्बल ओवर एग्रीकल्चर एंड ऑटोज एट ट्रम्प टैरिफ डेडलाइंस नियर। तो ये इनके इत्तेहादी हैं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, देखें, अगर वो जो भी बात है मान लेना, इस वक्त तो जंग हारे हुए हैं, इस वक्त तो बिल्कुल ही आइसोलेशन में, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं वो मान लें। बोइंग तैयारे वैरे ख़रीद लें, जो भी है F-35 लेने हैं, जो भी लेने हैं आगे से उनसे ले लें। लेकिन मैं आपको एक बात ही बताऊँ, ये मुझे जो प्लेन क्रैश हुआ है ना, और जिसकी रिपोर्ट खुद उन्होंने लीक की है, खुद अपनी सरकारी रिपोर्ट लीक हुई है ना, कि वो जो पायलट है उसने, ये मुझे नहीं समझ में आई। इसको मैं समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ है कि पायलट जो है उसने इंजन वो जो था वो एक इंजन बंद कर दिया, दूसरे इंजन के डिस्कनेक्ट कर दिया। और वो चूँकि दूर जाना था जहाज़, देखिए ना, जहाज़ जो है वो चूँकि उसने टेक ऑफ किया और लंदन जाना था, तो इसलिए भरा हुआ था वो पेट्रोल से। तो इसीलिए वहाँ इतनी, अगर यानी लैंडिंग के वक्त अगर कहीं कोई खुदा न खासा प्लेन क्रैश होता है तो उसकी सूरत हाल डिफरेंट होती है। तो उड़ते ही भरा हुआ था ना पेट्रोल से, तो ये जिस तरह फटा है वो, और वो वहाँ आग लगी है, तो वो तो बिल्कुल पेट्रोल से भरा हुआ था। तो लेकिन उसकी ये वजह जो इनकी रिपोर्ट में आई, ये भी एक सवाल निशान है। फिर उसको भी नहीं बता रहे कि वो कैसे हुआ है, तो वो भी पुरस्कारियत है। प्लस ये है कि ट्रंप का डिनाई भी नहीं कर रहे, ट्रंप ने भी कह दिया, अब उसका डिनाइल भी नहीं आ रहा। फिर ये है कि टैरिफ का मामला भी अटक गया बीच में। ये जो 6 जहाज गिरे हैं, इसको देखिए मान के फिर आदमी आगे बढ़ता है ना, कि भाई कुछ चीज़ मान लें फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये फंस गए उसमें, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ऐसा कुछ फंसे हुए हैं कि उसमें जो है ना कि ये एक मान लें चीज़ के हमारे जहाज गिर गए, ठीक है, आइंदा कोशिश करेंगे 6 ना गिरे। तो लेकिन मसला ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनाई नहीं कर रहे, और वो जनाब टैरिफ भी नहीं हो रहे, और ये भी नहीं हो रहा, और वो भी नहीं हो रहा, और बंदे। तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी जल्दी मोदी जी अपने मुल्क को निकालें इस क्राइसिस से, और इंडियन अवाम इसके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल से बात भी कर रहे हैं, खुल के बाशऊर लोग हैं, लेकिन मोदी जी की तो पॉलिसी जो है ना वो बस अजीब सी, अब क्या बात की जाए आगे से। लेकिन ये है कि बहरहाल देखते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में गज़ा से क्या खबर आती है हमारे पास। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।